वेलकम टू माय चैनल एजुकल एरा। और आज हम इस वीडियो में 12th अकाउंटेंसी वॉल्यूम फर्स्ट अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर जो रहेगा वो चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर का आज हम इसके थियोरटिकल पार्ट को हम कवर करेंगे। तो इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 1 पहला वीडियो है, और इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की जो थ्योरी है उसको कवर करेंगे। तो आइए हम इसके थियोरटिकल पार्ट को देखते हैं। तो बुक हमारा है टी.एस. गरेवाल की डबल एंट्री बुक कीपिंग, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म, वॉल्यूम फर्स्ट, CBSE क्लास 12th। तो चैप्टर फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर की हम थ्योरी को देखते हैं। तो पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिएगा, इंटरप्राइजेस आर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज सिंस देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। कहने का अर्थ है कि हम बिजनेस को जब देखते हैं, कोई भी व्यापार को, संगठन को जब हम देखते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य, उनका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का होता है। ठीक है, मगर इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उनका मुख्य उद्देश्य, मतलब कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज एंटिटीज, देयर आर आल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन whose main objective is not to earn profit। मतलब कि कुछ ऐसी भी संगठनें होती हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है। उनका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। मतलब कि समाज और उसके जो मेंबर्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं और हमारा जो समाज है, उस समाज की क्या करना, सेवा करना। ठीक है, सोशल वेलफेयर, मतलब समाज की सेवा करने के लिए इस तरह की संस्थाएं बनती हैं। जैसे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज, लाइब्रेरीज और क्लब्स। ठीक है, इस तरह की संस्थाएं जो होती हैं वो किस लिए स्थापित होती है, किस लिए बनती हैं? वो लोगों की सेवा करने के लिए, मतलब कि उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे हॉस्पिटल्स में क्या होगा, मरीजों का इलाज होगा। ठीक है, स्कूल्स में क्या करेंगे, जो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता, इनका मुख्य उद्देश्य सोशल वेलफेयर का होता है। ठीक है, तो हमने इसके अर्थ को समझा, इसके मीनिंग को समझा। सिंपल सा मीनिंग है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ है, इसकी मीनिंग है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नॉट अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। ठीक है, तो हमने मीनिंग की बात की यहाँ पास। अब क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, अब इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, क्लब्स हैं, इनको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है। मतलब पैसे की आवश्यकता होती है इनको भी। तो अब इनको पैसे की आवश्यकता है, तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? जैसे आप देखेंगे पार्टनरशिप को या कंपनीज को, तो उनके पास, उनको रन करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए
पैसा कहाँ से आता है, जैसे कंपनीज है तो कंपनीज में जो उसके शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, उस पर मनी स्पेंड करते हैं, मतलब कि कैपिटल लगाते हैं। उसी तरह पार्टनरशिप में भी क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, या लोन लेते हैं। तो ये क्या है, ये उनके सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं और उन्हीं फंड्स के माध्यम से वो अपने बिजनेस को रन करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है, और जो लाइबिलिटीज है उनका पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इनको इनको भी फंड की आवश्यकता होती है क्योंकि इनको भी ऑपरेट करना है। तो इनके पास फंड कहाँ से आता है? फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज ऑफ ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉर्मली सोर्स्ड बाय इट्स मेंबर। मतलब कि इनके पास फंड कहाँ से आता है, इस तरह की संस्थाओं के पास इनके मेंबर्स के द्वारा, जो इनके मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे आप क्लब्स को देखेंगे या हॉस्पिटल्स को देखेंगे तो इनमें क्या होता है, इनके मेंबर्स होते हैं, ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो इनके पास फंड्स कहाँ से आता है? इनके पास फंड्स होता है इनके मेंबर्स के द्वारा, ट्रस्टी, ईटीसी, डोनेशन के माध्यम से, मतलब कि ये बहुत सारे लोगों से दान प्राप्त करते हैं। मेंबरशिप फी, मतलब कि इसके मेंबर जो हैं वो क्या करते हैं, मेंबरशिप फी देते हैं। एंड सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस इनको प्राप्त होता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जो भी इनका सब्सक्रिप्शंस का है वो सब्सक्रिप्शंस क्या है, इनके सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं। तो ये इनके सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं, ठीक है। लिखा है फंड्स रिसीव्ड बाय ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फंड क्या क्या हो सकता है? डोनेशंस, मतलब कि दान, किन्हीं के द्वारा दान प्रदान किया गया। मेंबरशिप फी, इनके मेंबर्स जो हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं, जो इसने मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप ले रखा हुआ है, उनका जो मेंबरशिप फी है। एंट्रेंस फी, प्रवेश करने का जो फी है। सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस मतलब कि जब हम किसी में मेंबर्स बनते हैं तो उस पर क्या करते हैं, हम सब्सक्रिप्शन, उस तरह की संस्थाओं को सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अब वो सब्सक्रिप्शन ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह लोन्स, मतलब ऋण लेते हैं, ये संस्थाएं क्या करते हैं, ऋण से भी फंड इकट्ठा करते हैं। लोन्स एंड ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब होता है अनुदान। अब अनुदान किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ग्रांट्स किसके द्वारा? गवर्नमेंट चाहे ग्रांट्स दे दे या तो कोई इंस्टीट्यूशंस इनको ग्रांट्स प्रदान कर दे, तो ये इसके सोर्सेस ऑफ फंड्स है। इस तरह के संस्थाओं के जो है वो इसके द्वारा इनको क्या होती है, राशि, मतलब अमाउंट प्राप्त होता है और फिर उसी अमाउंट से क्या करते हैं, अपने संगठन को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, संस्था को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा, इसके मीनिंग्स को देखा, सिंपल सा मीनिंग है, ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई हैं, मतलब कि प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ठीक है, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, सुविधा प्रदान करना और सोशल वेलफेयर जिसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। हमने इसके फंड्स के बारे में बात किया, कहाँ कहाँ से इसको फंड्स प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब कि इस तरह की संस्थाओं के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एंटिटीज, मतलब कि इसके अस्तित्व के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या होता है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, लीगल एंटिटीज, मतलब कि कानून के द्वारा बनाई गई होती हैं और इनका जो अस्तित्व होता है, एंटिटी जो होती है वो सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स, मतलब कि अपने प्रमोटर से इनका पृथक अस्तित्व होता है, ठीक है, अपने प्रमोटर से ये अलग होते हैं। फिर इसके बाद पर्पस बता रहा है, देयर पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज। मतलब कि इनका एजुकेशनल में, रिलीजियस में, कल्चरल में, इस तरह के एक्टिविटीज में क्या करना, सेवा प्रदान करना, ठीक है, इस तरह एक्टिविटीज के माध्यम से, ठीक है, लोगों की रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज। फिर उसके बाद लिखा ऑनरशिप, मतलब कि स्वामी, मतलब इनके मालिक कौन होते हैं। तो इस तरह की संस्थाएं जो होती हैं वो ट्रस्ट या चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा चलाई जाती हैं, ठीक है। इट इज सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, ठीक है। तो इसमें कोई अकेला व्यक्ति
ठीक है ना। दस इट इज नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बट बिलोंग्स टू सोसाइटी। इसी तरह इसका कोई अकेला व्यक्ति या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसके मालिक नहीं होते, क्योंकि ये ट्रस्टी या सोसाइटी के माध्यम से चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये ट्रस्ट के माध्यम से चलाई जाती है, इसके ऑनर्स, इसका स्वामी कोई नहीं होता। फिर लिखा प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फंक्शंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट इट डज नॉट मीन्स दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, मगर हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं करता। ठीक है, टर्म्ड एज सरप्लस, सरप्लस इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स एसेट्स एंड आल्सो ऑपरेशंस। मतलब कि इसको ज़्यादा कभी कभी इसको लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि हम देखेंगे जब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा सरप्लस, मतलब आधिक्य देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो इसके प्रॉफिट ना कहकर हम क्या कहते हैं, उसको सरप्लस कहते हैं। ठीक है, अब ये सरप्लस क्या करता है, ये सरप्लस एसेट्स और ऑपरेशन को चलाने के लिए, एसेट्स खरीदने में और ऑपरेशन यानी कि बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में सहायता करता है। सरप्लस इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच इज सेट अप एंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर। मतलब कि जो भी आधिक्य होता है, सरप्लस होता है, उसका मेंबर्स को बंटवारा नहीं किया जाता, मतलब ट्रस्टी को उसको बांटा नहीं जाता। ये क्या किया जाता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया उसी में इसका यूज कर दिया जाता है। फिर लिखा है मेंटेन मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कौन करता है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफन कॉल्ड ट्रस्टी। मतलब कि इसका जो प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो ट्रस्टी करती है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, ट्रस्टी और मैनेजिंग कमिटी। फिर लिखा है फंड्स, फंड्स के बारे में मैंने बताया कि इस फंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन आर गिवन बाय इट्स मेंबर एंड डोनर्स entrance fee, membership fee, subscription and donation. It is supplement by surplus from operation. surplus के विषय में बता रहा है कि इसको इस तरह से इसको फंड मिलता है और इसका सरप्लस भी क्या एक तरह से सप्लीमेंट्स है, किस लिए, बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में। ठीक है, तो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, एंटिटीज, पर्पस, ऑनरशिप, प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट, फंड्स, और उसके बाद अंतिम दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस का हमको क्या करना होता है, अंतिम फाइनल अकाउंट भी बनाना पड़ता है। जिस तरह हम जो बिजनेस रिटेलर हैं या होलसेलर हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, इनका जैसे हम फाइनल अकाउंट रखते हैं, जिनका मुख्य मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्निंग करने का होता है, उनका हम फाइनल अकाउंट रखते हैं, तो उसी तरह इसका भी फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट रखना पड़ता है। ठीक है, इट्स प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर विच इज इंक्लूड्स रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इस तरह की संस्थाएं जो होती है वो 3 प्रकार के अकाउंट रखती है। ठीक है, तो कौन कौन सा, रिसीप्ट एंड पेमेंट, पहला रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाती है, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और तीसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये 3 तरह के खाते बनाती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। हम देखेंगे इनमें क्या क्या आता है। तो पहले हम देखेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट, मतलब कि इस तरह की संस्थाओं के लिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संगठन है, उनका हम पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट देखेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के संगठन में 3 प्रकार के खाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो पहला हम आज पढ़ेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, तो इसको हम इसके थ्योरी पार्ट को भी देखेंगे और इसके इलस्ट्रेशन को भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला रिसीव्ड एंड पेमेंट, ये क्या होता है, किस तरह इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह इसको मेंटेन बनाते हैं। ठीक है, तो लिखा है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश, मतलब कि जिस तरह कैश अकाउंट बनाया जाता है उसी तरह ये भी बनाया जाता है। ठीक है, मगर क्या है, ये समरी ऑफ कैश है, मतलब कि समराइज्ड वे में इसको कैश का जो समराइजेशन किया, इस तरह के खाते में समराइजेशन किया जाता है, मतलब कि जितना भी हमको कैश प्राप्त हो रहा है और जितना भी कैश हम पेमेंट कर रहे हैं उसका हम ब्यौरा देंगे, इंक्लूडिंग बैंक, बैंक को लेते हुए, मतलब कैश रिसीव्ड या बैंक रिसीव्ड, कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट, जो भी होगा कैश और बैंक, इसका हम पूरा इसमें समराइज्ड वे में लिखते हैं।
जब आप कैश अकाउंट को जब आप देखते हैं, तो हम जब बनाते हैं कैश अकाउंट, तो उसमें क्या होता है, ये हमारा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, तो ये हमारा कैश अकाउंट है। ठीक है। इसी तरह इसका जो पहला रिसीव्ड एंड पेमेंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जो इसका बनता है, उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि समराइज्ड वे मतलब कि एक तरह से ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो इसी का सारांश है, कैश बेसिस पे इसको बनाया जाता है। रिसीव्ड एंड पेमेंट को कैश बेसिस पे बनाया जाता है, मतलब कि जब भी पैसा प्राप्त करेंगे इसको लिखेंगे और जब भी पैसा पेमेंट करेंगे इसको लिख देंगे। तो इधर हमारा डेबिट साइड रिसीव्ड और क्रेडिट साइड हमारा पेमेंट। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पास डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मगर इसमें क्या है कि यहाँ पास हम डेट इसमें नहीं लिखते। कैश अकाउंट में क्या होता है, डेट वाइज जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे डेट वाइज, ठीक है, कैश रिसीव्ड हुआ यहाँ लिख देंगे, कैश पेमेंट किया यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बैंक रिसीव्ड हुआ यहाँ लिख देंगे, बैंक पेमेंट यहाँ पास लिख देंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट मतलब कि डेट वाइज इसमें लिखा जाता है, कैश अकाउंट है। मगर ये क्या है कि ये समराइज्ड वे में हम लिख रहे हैं, साल के अंतिम दिनांक पर इसको जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके खाते में बनाया जाता है साल के अंतिम दिनांक पर, तो हम समराइज्ड वे में इसको बनाते हैं। तो इसमें हम क्योंकि समराइज्ड वे में बना रहे हैं, इसी का कैश बेसिस पर है, तो हम यहाँ पर डेट का कॉलम इसमें नहीं लिखते, सीधा सीधा साल के अंतिम दिनांक पर इसको बनाया जाएगा। और जितनी भी रिसीव्ड होगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी अमाउंट वो रिसीव करेगा, चाहे वो कैश हो चाहे बैंक हो, वो पूरा का पूरा वो क्या करता जाएगा, रिसिप्ट में दिखाता जाएगा। अभी हम इसके सवाल को देखेंगे, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि किस तरह रिसीव एंड पेमेंट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं होता, जब भी हम पैसा प्राप्त करेंगे रिसिप्ट में लिख देंगे, जब भी पेमेंट करेंगे हम पेमेंट में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिएगा लिखा है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक, मतलब समरी ऑफ कैश है इंक्लूडिंग बैंक, बैंक को लेते हुए, रिसीव्ड एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि एक वर्ष में जितना भी हमने रिसीव्ड किया है और पेमेंट किया है उसको पूरा का पूरा हम किस में दिखाते हैं, रिसीव्ड एंड पेमेंट में दिखा देते हैं। रिसीव्ड जब प्राप्त करेंगे तो रिसीव्ड में, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में दिखाया जाएगा एक अकाउंटिंग ईयर में। फिर लिखा है रिसीव्ड एंड पेमेंट बीइंग सोन अंडर एप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट, मतलब कि ये यही बोलना चाह रहा है, जो प्राप्त किया उसको रिसीप्ट में और जो पेमेंट किया उसको पेमेंट में दिखाया जाएगा। फिर आगे लिखता है इट्स बिगिंस विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड विथ क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। क्या होता है कि यदि हमारे पास कुछ पैसा पहले से ही हमारे पास हमारे हाथ में है, तो हम क्या बताते हैं उसको, ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि जो भी हमारे पास ओपनिंग है, पिछले साल का अंतिम, पिछले साल का जो एंड था वो आकर इस साल क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। यदि हमारे हाथ में या हमारे बैंक में कुछ पैसा है तो पहले क्या बताएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, यहां भी उसी तरह किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिसीव्ड एंड पेमेंट में पहले हम, अगर हमारे पास ओपनिंग बचा हुआ तो उसको हम लिख देंगे इस तरह। और क्लोजिंग को किस तरह करते हैं, यदि हम क्लोजिंग को, यदि हमारे हाथ में पैसा बच रहा है या हमारे बैंक में पैसा बच रहा है, तो यहाँ पास क्लोजिंग बाई बैलेंस सीडी कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद आगे बोलता है
कि रिसीव्ड आर सोन इन डेबिट साइड, मतलब कि जितना भी पैसा प्राप्त करेंगे उसको डेबिट साइड रिसीव्ड में दिखाया जाएगा। वेयर एज पेमेंट आर सोन, वेयर एज पेमेंट आर सोन, वेयर एज पेमेंट आर सोन इन द क्रेडिट साइड, इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ये हमारा अकाउंट हो गया रिसीव्ड एंड पेमेंट, जितना भी रिसीव करेंगे डेबिट साइड, जितना भी पेमेंट करेंगे क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद लिखा है रिसीव्ड एंड पेमेंट ऑफ एवरी नेचर आर सोन इन दिस अकाउंट सच दैट वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर और वेदर इट्स रिलेट टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। कहना चाह रहा है कि कैसा भी रिसीव्ड हो, चाहे कैपिटल नेचर का रिसीव्ड हो या रेवेन्यू नेचर का रिसीव्ड हो, कैसा भी पैसा प्राप्त हम कर रहे हैं, चाहे कैपिटल नेचर का पैसा प्राप्त कर रहे हैं या रेवेन्यू नेचर का पैसा प्राप्त कर रहे हैं, पूरा का पूरा रिसीव्ड में लिख दिया जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, वो किस में देखना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम जाकर, जब अगला हम बनाएंगे अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वहां पर हमको देखना पड़ेगा। अभी रिसीव्ड और पेमेंट में हम नहीं देखते, जैसे कैश अकाउंट में नहीं देखा जाता, जब भी पैसा प्राप्त करेंगे डेबिट साइड, जब भी पैसा पेमेंट करेंगे क्रेडिट साइड लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह इसमें भी होता है। फिर उसके बाद किसी भी नेचर का, फिर लिखा है वेदर इट्स रिलेट टू करंट ईयर। ठीक है, ये रिसीव्ड जो है वो करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, इसको भी नहीं देखा जाएगा। जितना भी हम रकम प्राप्त करेंगे, चाहे करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, पूरा का पूरा रिसीव्ड हो रहा है, पूरा का पूरा लिखेंगे। उसी तरह पेमेंट में भी, चाहे करंट ईयर का पेमेंट कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर रहे हो या पिछले साल प्रीवियस ईयर का कोई पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट जैसे करेंगे पूरा का पूरा लिख देंगे। तो ये कुछ बातें थी जिसको हमको कंसिडर करना होता है रिसीव्ड एंड पेमेंट में। ठीक है, तो हमने रिसीव्ड एंड पेमेंट को देखा, ये कैश बेसिस पे बनता है और समरी ऑफ कैश, मतलब कैश का ही सारांश है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट्स का। ये रिसीव्ड एंड पेमेंट्स का फॉर्मेट दिया हुआ है, बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन, मतलब कि यदि आपने सब्सक्रिप्शन के रूप में राशि प्राप्त की, पिछले साल की राशि, इस साल की राशि और आने वाले साल की, अगले साल की राशि प्राप्त की, उन तीनों को यहाँ पर लिखकर बाहर कर देंगे जोड़कर। जनरल डोनेशन, यदि आपने कोई डोनेशन प्राप्त किया है, कोई जनरल डोनेशन का मतलब होता है यानी कि वो दान जो है वो हम किसी पर भी खर्च कर सकते हैं, तो वो जनरल डोनेशन हो गया। फिर उसका स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब कि आपको चंदा मिला मगर वो स्पेसिफिक किसी स्पेशल कार्य के लिए मिला हुआ, तो वो स्पेशल डोनेशन। फिर ग्रांट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यदि आपको ग्रांट प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट से या किसी इंस्टीट्यूशन से किसी स्पेसिफिक पर्पस से, एंट्रेंस, एडमिशन फी, जनरल ग्रांट्स। ठीक ना, तो इस तरह जितने भी हमको राशियां प्राप्त होती जाएंगी हम पूरा इसमें लिखते जाएंगे। उसी तरह जितना भी पेमेंट करेंगे हम उसको इधर पेमेंट साइड लिखते जाएंगे। तो ये इसका फॉर्मेट, आप इस फॉर्मेट को देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसके फॉर्मेट को आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मेट को देखा, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स बता रहा है। फीचर्स वही है, नेचर, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है। इट इज एन एसेट्स अकाउंट, मतलब कि ये क्या है, जिस तरह कैश अकाउंट जो होता है वो एसेट्स है, करंट एसेट्स, उसी तरह ये भी क्या है कि एसेट्स अकाउंट्स है। इट इज बीइंग ए समरी ऑफ कैश रिसीव्ड, मतलब कि ये समरी है किसका, कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट का, मतलब कि आपने जितना कैश प्राप्त किया और कितना कैश पेमेंट किया उसका क्या है, समराइज्ड वे है, इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस को भी लेते हुए। फिर लिखा है बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग, इसको प्रिपेयरिंग करने का बेसिस के आधार का, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, मतलब कैश बेसिस पे ये बनता है। कैश, जो भी हम कैश पेमेंट करेंगे या कैश रिसीव करेंगे उसी को केवल लिखेंगे यहाँ पास, कैश बेसिस पे ये बनता है। सच दैट ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच हैव बीन रिसीव्ड और पेड इन कैश आर शोन इन द अकाउंट। फिर लिखा कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, मतलब कि ये कैश रिसीव्ड या कैश पेमेंट जो है वो कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर का, दोनों का ही, जो भी नेचर का हो, जब भी प्राप्त करेंगे, ठीक है, पेमेंट में लिखेंगे, रिसीव्ड करेंगे रिसीव्ड में लिख देंगे। इट्स रिकॉर्ड्स ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट्स वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, प्राप्त करेंगे रिसीव्ड में लिखेंगे, पेमेंट करेंगे पेमेंट में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है पीरियड, इट्स रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन वेदर इट्स रिलेट टू करंट, प्रीवियस और सक्सीडिंग ईयर, मतलब कि
चाहे वो करंट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो या आने वाले साल नेक्स्ट ईयर का हो। पैसा प्राप्त करेंगे, रिसीव्ड करेंगे पूरा लिखेंगे, पैसा पेमेंट करेंगे पूरा लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको लिखा पीरियड एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट शोज कैश इन हैंड एंड और कैश एट बैंक इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वही मैंने बताया कि आपको बिगिनिंग में लिखना पड़ेगा। फिर एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि यदि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, ठीक है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड डेप्रिसिएशन आर नॉट मेड इन द अकाउंट एज इट इज मेंटेन इन कैश बेसिस। क्यों कैश बेसिस बन रहा है तो फिर हमको इसको तो देखना ही नहीं है, सब एडजस्टमेंट को हमको देखना नहीं है। जितना हम प्राप्त करेंगे पूरा पूरा लिख देंगे, जितना हम पेमेंट करेंगे पूरा लिख देंगे, इन एडजस्टमेंट को हमको नहीं देखना। द पर्पस इज टू शो अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसका पर्पस क्या है कि इस अकाउंटिंग ईयर में, जिस अकाउंटिंग ईयर का हम बना रहे हैं, उस अकाउंटिंग ईयर में कितना हमने कैश रिसीव किया और कितना हमने कैश पेमेंट किया डिफरेंट हेड्स में, वो इसको देखना इसका मकसद है। ठीक है, तो ये हमने इसके थियोरटिकल पार्ट को देखा। अब हम आइए थोड़ा सा इसका इलस्ट्रेशन फर्स्ट को देख लेते हैं इस वीडियो में, फिर आगे भी इसके सवाल को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो पहला आप देखिएगा, इलस्ट्रेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड क्लब। मतलब कि फ्रेंड क्लब है उसका आपको क्या बोल रहा है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को बोल रहा है। गिवन इंफॉर्मेशन मतलब नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई उसको आपको, उसके आधार पर आपको रिसीव्ड एंड पेमेंट बनाने को कह रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब इंफॉर्मेशन देखिए, कैश बैलेंस मतलब कि साल के शुरू में इसके पास कैश बैलेंस कितना था, 1 अप्रैल 2019 को 44,000, साल के शुरू में इतना पैसा था। फिर लिखा सब्सक्रिप्शन, इस फ्रेंड क्लब को सब्सक्रिप्शन के रूप में 3,76,000 प्राप्त हुआ, सब्सक्रिप्शन के रूप में इसके मेंबर्स जो थे उन्होंने दिया। फिर लिखा है डोनेशन दान प्राप्त हुआ है लोगों से 80,000 रुपए का। एंट्रेंस फी प्राप्त हुआ है 43,000 का। रेंट रिलीज फ्रॉम क्लब हॉल, मतलब कि क्लब हॉल जो है उससे रेंट रिलीज हुआ है, वसूल हुआ है, मतलब कि अपने क्लब को इसने किराए पे दिया होगा, उस पर क्या हुआ कि उस पर रेंट रिलीज हो गया, तो ये भी रिसीव्ड है 52,500। फिर लिखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक का बिल भरा कितना, 34,400। एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, पेमेंट है। फिर लिखा है टैक्सेस पेमेंट किया, टैक्सेस फी 43,000 पेमेंट है। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक ना, टैक्सेस जो है वो 5,000 है। फिर लिखा है सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस दिया 2,50,000 का अपने इम्प्लॉइज को। इम्प्लॉइज जो भी इसमें काम करने वाले लोग हैं उनको क्या किया, 2,15,000 का सैलरी और वेजेस दे दिया। फिर लिखा है हॉरेनियम टू सेक्रेटरीज का जो रेम्युनरेशन बनता है 25,000 पेमेंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इस क्लब को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ कितना, और इन्वेस्टमेंट, इसने कुछ इन्वेस्ट करके रखा हुआ था पैसा, उससे इंटरेस्ट प्राप्त हुआ 29,500 रिसीव्ड है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट है 3,500 का। पिटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे किए 9,000 के पेमेंट है। फिर उसके बाद लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पेमेंट है 3,100। तो हमने यहाँ पर कुछ रिसीव्ड को देखा, कुछ पेमेंट को देखा। ठीक है, तो हमको बनाना है रिसीव्ड एंड पेमेंट, हम बनाते हैं इसके आधार पर। तो इस तरह का फॉर्मेट हम खींचेंगे फ्रेंड क्लब दिल्ली के लिए। ठीक है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, अब हम सवाल को शुरू से जिस तरह हम पढ़ते गए थे वहां से चालू करेंगे और इसको लिखते जाएंगे। तो ये हमारा रिसीव्ड साइड है, ये डेबिट साइड प्राप्ति का है, मतलब पैसा प्राप्त करेंगे इधर लिखेंगे। और क्रेडिट साइड हमारा पेमेंट का है, पेमेंट करेंगे, पैसा का भुगतान करेंगे, इधर लिखेंगे। तो पहला कैश बैलेंस मतलब कि हमारे हाथ में पैसा है। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, साल के शुरू में हमारे पास 44,000 है। इधर हम बताएंगे क्योंकि ये रिसीव्ड का साइड है, तो पहले हम बताएंगे कि हमारे पास 44,000 पिछले साल का जो बचा हुआ पैसा था वो आगे उठ के आ रहा है इस साल। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड 44,000 पहला हमने लिख दिया। फिर उसको लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है
टू सब्सक्रिप्शन, रिसीव साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन हमको प्राप्त हुआ है मेंबर से 3,76,000 रिसीव्ड है 3,76,000। डोनेशन प्राप्त हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, इधर हम रिसीव्ड साइड आएंगे टू डोनेशन 80,000। फिर एंट्रेंस फी रिसीव्ड हुआ, एंट्रेंस फी 43,000 टू एंट्रेंस फी 43,000। फिर रेंट रिलीज फ्रॉम क्लब हॉल 52,500, रेंट रिलीज हुआ है, रेंट प्राप्त हुआ है। रिसीव्ड साइड में हम लिखेंगे टू रेंट रिलीज फ्रॉम क्लब हॉल 52,500। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। फिर उसके बाद लिखा इलेक्ट्रिक चार्जेस पेमेंट है, पेमेंट साइड जाएंगे, लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस 34,400। फिर उसके बाद टैक्सेस का पेमेंट किया है, बाय टैक्सेस 5,000। सैलरी एंड वेजेस दिया है 2,50,000 पेमेंट साइड में, बाय सैलरीज एंड वेजेस 2,15,000। हॉरेनियम टू सेक्रेटरी को हमने रेमुनेशन दिया कितना 25,000। फिर उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीव्ड साइड आएंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 29,500। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500। फिर उसके बाद लिखा है पीटी एक्सपेंसेस पेमेंट है, बाय पीटी एक्सपेंसेस 9,000 पेमेंट साइड में। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंश्योरेंस पेमेंट है, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है 3,100। तो हमने पूरा यहाँ पर जो रिसिप्ट था रिसिप्ट साइड लिखा, पेमेंट था उसको पेमेंट साइड हमने पूरा लिख दिया सवाल के अनुसार। अब हम इसको क्लोज करेंगे, जो हमने यहाँ पर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ओपन किया हुआ है, अब इसको हम क्लोज करते हैं। तो क्लोज कैसे करेंगे, हम देखेंगे किस साइड का हमारा जोड़ ज्यादा है। तो जब हम देखने से हमको पता चल रहा है कि इधर का हमारा डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा ही है, ठीक ना, तो हम इसको जोड़ते हैं। इधर का जोड़ हमारा आता है 6,25,000, इधर का एडिशन हमारा आता है 6,25,000। इधर का हमारा जो जोड़ है वो 3,30,000 कम आ रहा है इधर की अपेक्षा। ठीक है, 3,30,000 कम आ रहा है। ठीक है, लगभग 2,95,000 इधर हमारा जोड़ आ रहा है। तो कितना कम हो रहा है इधर, मतलब कि हमारे पास जो रिसीव्ड हमारे पास जो पैसा प्राप्त हुआ है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा प्राप्त हुआ है 3,30,000 हमारे पास ज्यादा पैसा प्राप्त हुआ, हमारे पास इतना पैसा कैश में है। ठीक है, तो हम यहाँ पास बताएंगे बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड बैलेंसिंग फिगर 3,30,000। तब हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर ये दोनों तरफ का जोड़ हमारा बराबर आ जाएगा। तो इधर का हमारा जोड़ हो गया 6,25,000, इधर का भी जोड़ हमारा 6,25,000। इस तरह लिखकर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन फर्स्ट जो मैंने आपको इसका समझाया। अभी हमने केवल एक ही खाते को देखा है, ठीक है, रिसीव्ड एंड पेमेंट। अगले वीडियो में हम इसके और सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इसके थियोरेटिकल पार्ट को समझ आया होगा रिसीव्ड एंड पेमेंट्स का, और भी आगे हम इस चैप्टर पर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।